फिल्म की शुरुआत अक्टूबर 1972 में होती है, जहां एक रग्बी टीम मैच के लिए प्लेन के जरिए दूसरे मुल्क जा रही थी। इनमें से कई सारे लोग ऐसे थे जो पहली बार मुल्क से बाहर जा रहे थे। कुछ प्लेयर्स की फैमिली मेंबर्स भी उनके साथ आ गए थे। जैसे प्लेन उड़ा, कुछ ही देर में बर्फीले इलाकों में पहुंच जाता है, लेकिन अचानक ही उनका प्लेन जोरों से हिलने लगा। फिर अचानक ही वहाँ पर बर्फ का तूफान आ जाता है, जिससे प्लेन बेकाबू होकर नीचे की तरफ जाने लगता है। लेकिन फिर भी पायलट्स ने इस खतरनाक तूफान से प्लेन को निकालने की कोशिश की, लेकिन प्लेन कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था, तो अंदर की सारी चीजें इधर उधर गिरने लगती हैं। पर अचानक ही प्लेन एक काफी बड़े पत्थर से टकरा जाता है, जिससे वो दो हिस्सों में टूट गया। कुछ ही देर में प्लेन के सामने वाला हिस्सा भी बर्फ में जाकर टकरा जाता है। इससे सारे लोग जोरदार तरीके से आगे की तरफ गिर जाते हैं। सामान भी बिखर गया और इस हादसे की वजह से कई सारे लोग मौके पर ही मारे जाते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग जो बिल्कुल सही सलामत थे, वो फंसे हुए लोगों को बाहर निकालते हैं। परेशानी का माहौल था, हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था, लेकिन यहाँ पर सब लोगों ने एक दूसरे को संभाला, हिम्मत दी। अब दो लड़के कैबिन खोलकर पायलट के पास जाते हैं, जिसकी भी हालत बहुत खराब थी, और अगले ही पल वो भी दम तोड़ देता है। देखते ही देखते रात हो गई। टेम्परेचर भी तेजी से गिरने लगता है, क्योंकि ठंड से उनका बुरा हाल हो रहा था। इसलिए वो प्लेन के बड़े से छेद को सामान और लाशों से ढक देते हैं। सर्दी से बचने के लिए अंदर जाकर छुप गए। सभी लोग इस हादसे की वजह से काफी दुखी, गहरे सदमे में थे। कुछ तो डर की वजह से चिल्ला भी रहे थे। तब बाकियों ने जैसे तैसे उनको सहारा दिया। अगली सुबह जब ये उठी तो देखा कि 4-5 और लोग ठंड की वजह से मारे गए। अब तक तूफान भी थम चुका था, इसलिए वो लोग बाहर आ गए, लेकिन दूर दूर तक ने बर्फ के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही ये जगह काफी नीचे को भी थी। अब वो नहीं जानती थी कि पता नहीं हम कब तक यहाँ फंसे रहे। तो जिंदा रहने के लिए वो इंतजाम करने लगे। उन्होंने सारे बैग्स और सामान को चेक किया, खाने पीने और जरूरत का सामान वहाँ से इकट्ठा कर लिया। अपना सारा काम खत्म करने के बाद वो एक जगह पर बैठ जाते हैं। उन्हें खाना दिया गया, जो वो खाते तो है, लेकिन साथ में ये सोचकर परेशान हो रही थी कि हमारे पास थोड़ा सा खाना है, जो न जाने हमें कब तक चलाना होगा। अब अचानक वहाँ से एक प्लेन गुजरने लगता है। इन लोगों में एक उम्मीद उठी, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं ताकि प्लेन इनकी आवाज सुनकर रुक जाए। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि प्लेन काफी दूर था, तो वो ऐसे वहाँ से चला गया। अब तीसरे दिन एक लड़के नैंडो को होश आ गई। नैंडो की हालत बहुत खराब थी, चेहरा भी बिगड़ गया था, लेकिन फिर भी जैसी तैसी वो रेंगती हुई अपनी बहन के पास चला जाता है। बहन की हालत भी बेहद खराब थी। जब नैंडो उससे अपने मॉम डैड के बारे में पूछता है, तो उससे पता चला कि उनकी तो मौत हो गई है। इससे दोनों बहन भाई काफी दुखी हो जाते हैं। अब पीने के लिए इनको पानी चाहिए था, तो बर्फ पिघलाकर ये उसका पानी बनाते, जैसे तैसे पीकर गुजारा करते हैं। साथ ही बैग से उन्होंने बाहर एक्स का निशान बना दिया, ताकि जो भी यहाँ से गुजरे वो ये निशान देख ले, तो वो लोग समझ जाए कि यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं जिनको मदद की जरूरत है। अब अगले दिन एक और प्लेन आया, लेकिन वो भी इनकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि काफी दूर था, जिससे ये लोग समझ गए कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि इस वक्त हम कहाँ हैं। इसलिए गवर्नमेंट प्लेन्स को यहाँ भेजने की बजाय अलग अलग जगह पर भेज रही है, क्योंकि उन्हें इन लोगों की एग्जैक्ट लोकेशन पता ही नहीं है। अब तभी इन्हें याद आया कि प्लेन के पिछले हिस्से में कुछ बैटरीज थी, तो हो सकता है कि उनकी मदद से हम प्लेन का रेडियो चला सकें, जो इस वक्त खराब हो गया है। तो अब इस वजह से ये उस हिस्से को ढूंढना चाहती थी। जैसे ही ये थोड़ा ऊपर गए, इन्होंने देखा कि जो हमारा प्लेन तबाह हुआ है, वो जगह तो यहाँ से दिखाई नहीं दे रही। तो यही वजह है कि किसी भी प्लेन ने हमारी तरफ नहीं देखा। जाहिर है इस वजह से कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं पहुँच सकता। अब ऊपर की बर्फ खिसकने लगी, तो इन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक हफ्ते के बाद इनका सारा खाना खत्म हो जाता है। अब इस इलाके में ना तो जानवर थे और ना ही कोई पेड़ पौधे जिनको खाकर वो गुजारा कर सकते, इसीलिए पत्थरों पर जमी हुई काई ही खाकर गुजारा करती है। लेकिन उसका जायका भी बहुत कड़वा था। भूख से तंग आकर नैंडो कहता है कि अगर मुझे लाशों का मांस भी खाना पड़ा तो मैं वो भी खा जाऊंगा। उसकी इस बात पर कुछ लोग राजी हो गए, जबकि कुछ लोगों की इस बात को लेकर आपस में बहस छिड़ गई। टाइम के साथ साथ उनकी भूख इतनी बढ़ गई कि वो अपने जूते, उसके लेसेस, यहाँ तक कि सिगरेट्स भी खाने लगती है। अब अगली सुबह जैसे हुई नैंडो देखता है कि उसकी बहन ने भी दम तोड़ दिया। वो बहुत दुखी था कि मॉम डैड के बाद आज मेरी बहन भी चल बसी। ये देखकर एक लड़का काफी दुखी हो गया। वो अपने मॉम डैड के लिए खत लिखता है। ऐसे फिर इन्हें 21 दिन हो गए। इनमें से कुछ लोग तो भूख की वजह से पागल हो रहे थे, वो कुछ भी खाने को तैयार थे, इसलिए बाकियों ने उनकी हालत देखकर उन्हें लाशें खाने की इजाजत दे दी। फिर कुछ लोग बाहर गए, कांच के टुकड़ों से लाशों का मांस काट कर खाने लगते हैं। और अब सिर्फ यहाँ 5 लोग ही ऐसे थे जो लाशों का मांस खाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था
कि हम कैनिबल आदमखोर कभी नहीं बनेंगे, बल्कि उससे बेहतर मरना पसंद करेंगे। कुछ देर के बाद खोजने पर इन्हें बर्फ में एक बैग मिला। अंदर चेक करने पर इन्हें रेडियो मिलता है। इन्होंने अपना दिमाग लगाकर वहाँ एंटीना बनाया और अब जैसे रेडियो सुना, इन्हें पता चला कि गवर्नमेंट ने इनको ढूंढने के लिए 60 से ज्यादा बार प्लेन्स भेजे थे, लेकिन कोई भी इनको ढूंढने में कामयाब नहीं हुआ। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये समझ लिया कि प्लेन तबाह हो गया और वो सारे लोग मारे गए। ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाते हैं। यहाँ उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। तो बचे हुए 5 लोगों को भी अब मांस खाकर ही गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि ये सुनने के बाद अब वो सारे लोग जान चुके थे कि अब हमें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। कुछ देर के बाद प्लेन का पिछला हिस्सा ढूंढने के लिए फिर से 3 लड़के निकल जाते हैं। थोड़ा चलने पर इन्हें टूटा हुआ मलबा मिला, कुछ लाशें भी। चलते चलते क्योंकि इन्हें रात हो गई थी तो सोने की वो कोशिश करती है, पर सो ही नहीं पाती क्योंकि रात भर वहाँ पर बर्फ का तूफान आता रहता है। अगली सुबह जब ये उठे तो पूरी तरह बर्फ से ढके हुए थे। अब जिंदा तो थे, लेकिन हालत बहुत खराब थी। एक को नजर नहीं आ रहा था, जबकि बाकी तो बहुत कमजोर हो गई थी। इसलिए अब वो चारों लोग मलबे में बैठकर वापस नीचे आ गए। ये खौफनाक नजारा देखकर वो लड़का जिसने अभी तक मांस नहीं खाया था, वो भी चुपचाप मांस खा लेता है। मुसलसल तूफान भी आ रही थी, लेकिन ये लोग प्लेन के अंदर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं ताकि अच्छा वक्त गुजार सके। लेकिन उनकी बातों के दौरान ही वहाँ बर्फ का जोरदार तूफान आ गया। बहुत सारी बर्फ इनके प्लेन के अंदर घुस गई। पूरा प्लेन ही बर्फ से ढक जाता है। अब बाहर वाले लोग बर्फ खोदकर अपने साथियों को नीचे से निकालने लगते हैं। कुछ ही देर में सारे लोग ऊपर आ गए, लेकिन एक औरत बेचारी जो काफी नीचे दबी हुई थी, वो वहीं पर ही मारी जाती है। और अभी लोग खतरनाक आवाज सुनते हैं, समझ गए कि एक बार फिर बर्फ का जोरदार तूफान आने वाला है। और अब देखते ही देखते एक बार फिर भयंकर तूफान इन्हें अपनी लपेट में ले लेता है। इस बार भी कई सारे लोग बर्फ में दबकर मारे जाते हैं। एक लड़के जिसका नाम नूमा था, उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। कंट्रोल से बाहर होकर वो प्लेन की खिड़कियां तोड़ने लगता है, जिससे फायदा तो कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन कांच का एक टुकड़ा उसके पैर में और टांग में घुस जाता है। लेकिन फिर भी वो रुका नहीं, उसने हिम्मत नहीं हारी, ऐसे बर्फ को तोड़ता रहा। फिर 20वें दिन उन्होंने वहाँ पर एक छेद बना लिया, जिसके जरिए बचे हुए लोग बाहर आ जाते। बाहर आने के बाद वो एक दूसरे से मिले, इस खुशी में कि चलो शुक्र है हम बच गए। नोमा देखता है कि मेरे पैर पर जहाँ कट लगा था वहाँ मुझे दर्द नहीं हो रही, क्योंकि सर्दी से उसका पैर पूरी तरह सुन्न हो गया था। धीरे धीरे मौसम बदला और ये लोग पूरे प्लेन पर से बर्फ हटाने में कामयाब रहे। अब एक बार फिर ये कुछ लोगों को मदद के लिए भेजने का फैसला करते हैं, लेकिन वो लोग जो पहले पहाड़ पर गए थे, उनमें से कुछ लोगों की अभी भी बहुत हालत खराब थी। एक साथी के फेफड़ों में पानी भर गया, उसे सांस लेने में मसला हो रहा था, तो सबने मिलकर उसे CPR दिया, मतलब उसे सांस देने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं होता। जिससे हुआ ये कि उसकी भी मौत हो जाती और जो खत उसने अपने मॉम डैड के लिए लिखा था उसे भी संभाल कर रख लिया। 36वें दिन जैसे मौसम खुला, नोमा और उसके साथी ढेर सारे कपड़े पहनकर मदद के लिए वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही नोमा गिर जाता है क्योंकि उसके पैर में बहुत दर्द हो रही थी। बाकियों ने जब जाकर चेक किया तो उन्होंने देखा कि उसके पैर का जख्म काफी गहरा हो गया है। इसलिए उन्होंने नोमा को वापस ले जाने का फैसला किया, पर उसने जवाब दिया कि नहीं दोस्तों, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं खुद वापस चला जाऊंगा। वो बेचारा जैसे तैसे वापस आ तो गया, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी, वो इतना थक गया था कि आते ही बेहोश हो जाता है। जबकि वो लोग जो मदद के लिए आगे बढ़ रहे थे, वो ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं कि हमारे सामने प्लेन का पिछला हिस्सा पड़ा हुआ है, जो आखिर अब उन्होंने ढूंढ लिया था। प्लेन का वो हिस्सा देखते ही उन्होंने यहाँ पर अपने बाकी साथियों को भी बुला लिया। यहाँ पर जो सामान था वो सारा उन्होंने इकट्ठा कर लिया। सामान में बहुत सारे साफ कपड़े, खाने का सामान और बहुत सारी चॉकलेट्स थी। इन्हें यहाँ पर वो बैटरीज भी मिल जाती है, जिन्हें प्लेन में डालकर ये रेडियो के जरिए सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया क्योंकि रेडियो खराब था, जिससे ये लोग सही समझ रहे। लेकिन जब इनको एहसास हुआ कि रेडियो खराब है तो थक हार कर ये वहीं बैठ जाते हैं। नोमा का जख्म भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, जो उसके पूरे जिस्म पर ही फैल गया था। अब नोमा अपनी हालत देखकर समझ गया था कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्द ही मैं मर जाऊंगा। इसीलिए उसने खाना पीना बंद कर दिया ताकि मेरे हिस्से का खाना मेरे साथी खाकर जिंदा रह सके। इस बार उन्हें प्लेन के पिछले वाले हिस्से से काफी बड़ा वाटरप्रूफ कपड़ा मिला, जिसमें पानी नहीं जा सकता था, तो उसे जोड़कर सीकर किसी तरह उन्होंने काफी बड़ा स्लीपिंग बैग बनाया, जिसके अंदर जाकर ये आसानी से सो सकते थे। फिर इन्होंने छोटे रेडियो में खबर सुनी कि हालांकि इन्हें यहाँ पर फंसे हुए 58 दिन हो गई है, लेकिन अब भी एयरफोर्स उन्हें ढूंढने के लिए एक आखिरी प्लेन भेज रही है, इस उम्मीद के साथ कि अगर ये लोग जिंदा हैं तो एयरफोर्स को मिल जाएं। ये सुनकर कुछ लोगों ने कहा कि मदद के लिए हमें ऊपर जाना होगा। अब नोमा इनसे काफी दुख भरी आवाज में कहता है कि सुनो मेरी बात दोस्तों, अगर मैं मर जाऊं
तो मुझे खा लेना, क्योंकि अगर तुम सब में से एक भी जिंदा बच गया ना तो मेरी और हमारे बाकी साथियों की मौत जाया नहीं जाए। इतना बोलते ही उसने दम तोड़ दिया। उसके हाथ में एक नोट था जिस पर लिखा हुआ था, दोस्तों तुम्हारे लिए मरकर मैं इमोर्टल बन गया हूँ, मतलब मर कर भी मैं जिंदा ही हूँ। उसके ये अल्फाज सुनकर सारे लोग काफी दुखी हो गए, मगर साथ साथ उनके अंदर हौसला भी पैदा हो गया था। इनके कुछ साथी फिर से मदद के लिए निकल जाते हैं और अब आखिर वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। पर वो ये देखकर काफी हैरान रह गए कि अभी तो और भी काफी लंबा सफर पड़ा हुआ है, इसलिए वो लोग यहाँ पर बैठकर सोचने लगते हैं। उन्हें ख्याल भी आया कि हम वापस चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो अपनी हिम्मत टूटने देना नहीं चाहते थे तो कैसे भी करके आगे जाने का फैसला करते हैं। अब इनकी मेहनत रंग ले आई थी, क्योंकि कुछ दूर चलने पर इन्हें साफ पानी की नदी भी मिल जाती है, जिसमें से ये खूब पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते। तभी अचानक कुछ दूर घोड़े पर सवार इन्हें एक आदमी नजर आया, जिसे देखकर ये खुशी से पागल हो जाते हैं। ये मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन आदमी उनकी बात को समझ नहीं पाता, इसीलिए वो एक कागज और पेन को इनकी तरफ फेंकता है। तब इन लोगों ने अपनी पूरी कहानी लेकर उससे मदद मांगी। वो आदमी कागज को लेकर फौरन भागा, शहर में आकर ऑफिसर्स को दे देता है। तब इस बारे में फौरन एयरफोर्स की रेस्क्यू टीम को बता दिया गया ताकि उनकी मदद को वो लोग जा सके। अब वो आदमी फिर से नैंडो और उसके दोस्त के पास आ जाता है, उन्हें अपने घर लेकर गया और ढेर सारा खाना खिलाता है। कुछ ही देर में ये पूरा इलाका रिपोर्टर से भर गया, जो उन दोनों से कई तरह के सवाल करते हैं। अब इनके वो साथी जो बर्फीले पहाड़ों में फंसे हुए थे, वो भी रेडियो के जरिए ये खबर सुन लेते हैं। जब उन्हें पता चला कि हमारी मदद के लिए यहाँ लोगों को भेजा जा रहा है, तो उन्होंने अपने हाथ मुंह धोए और सारा सामान पैक कर लिया ताकि यहाँ से निकल सके। और अब आखिरकार 71वें दिन हेलीकॉप्टर्स नैंडो और उसके दोस्त के जरिए यहाँ पर आ गए बचे हुए लोगों को बचाने के लिए। हेलीकॉप्टर्स को देखकर सारे लोग खुशी से झूम उठते हैं और इस तरह बचे हुए 16 लोगों को फौरन बचा लिया गया। फिर जल्दी उन्हें शहर लाया जाता है, जहाँ उनकी फैमिली वाले बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। अब वो सारे लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोगों ने उनका हीरोज की तरह वेलकम किया, क्योंकि इन्होंने इतनी मुसीबत के वक्त भी हौसला नहीं हारा, तो अपनी बहादुरी की वजह से ये वहाँ से बच निकले। लेकिन इस रात ये लोग एक दूसरे से अलग नहीं सोए, सब इकट्ठे ही थे, क्योंकि उस हादसे का सदमा इनमें बहुत गहरा था, उससे बाहर निकल नहीं पा रही थी। और उन्हें इस बात की खुशी थी कि हमने थोड़ी बहुत कोशिश की और हम बचा लिए गए। वो डट के खड़े रहे कि जीना है तो जीना, जिस वजह से उनके सामने मुश्किल वक्त भी हार गया। जिसके साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।